स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो थर्मल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन पढ़े। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मल पॉल्यूशन। इस टाइप का पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करता है और टेम्परेचर का जो सीधा प्रभाव होता है पानी की क्वालिटी पर पड़ता है, जिससे माइक्रोब्स, प्लांट तथा एनिमल की लाइफ इफेक्टेड होती है। अब बात करते हैं इनके सोर्सेज की। अधिक मात्रा में हीट, थर्मल या न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, सीवेज तथा अन्य वेस्ट हीट के प्रमुख सोर्स हैं। टोटल हीट का लगभग 70% थर्मल पावर स्टेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। इसे वेस्ट हीट के रूप में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसी हीट के कारण पानी का टेम्परेचर 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। सीवेज से जो टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ता है। इफेक्ट ऑन एनिमल लाइफ। पानी के टेम्परेचर के बढ़ने से एनिमल लाइफ बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सराउंडिंग वाटर के टेम्परेचर से ही होता है, तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। जब पानी में टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं। हीट वाटर का प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। छोटे ऑर्गेनिज्म, फिशेस, लार्वा तथा बहुत से प्लांक्टन्स टेम्परेचर शॉक के कारण मर जाते हैं। पाइप से गुजरते हुए डेड ऑर्गेनिज्म पाइप को चोक कर देते हैं या उनमें मैकेनिकल इंजरीज आ जाती हैं, जिसका प्रभाव लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। छोटे आकार की मछलियाँ सफोकेशन के कारण मर जाती हैं और सफोकेशन के कारण उनके गिल्स चैम्बर पर पड़ने वाला प्रेशर होता है। पानी में छोड़े गए केमिकल्स पानी की टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं, जिनसे जीवित प्राणियों की डेथ हो जाती है। पानी के हायर टेम्परेचर से सेलुलर फैट, प्रोटीन में कोगुलेशन आदि होता है, जिसका प्रभाव सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर पड़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने पे एंजाइम की एक्टिविटी भी तब तक वही रहती है जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आता। टेम्परेचर का प्रभाव पानी की सॉल्युबिलिटी पर पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है और पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी होती है और पानी के टेम्परेचर इंक्रीज होने से O2 बबल्स के रूप में रिलीज होती है। यही बबल्स हार्मफुल होते हैं क्योंकि यह सेल्स में फंसकर ऑक्सीजन के अनटेक को ब्लॉक कर देते हैं। इस रोग को गैस बबल डिजीज कहा जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। जब एक्वेटिक एनिमल में ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती तो वो थकने लगते हैं और वह समय से पहले ही एग डिपॉजिट हो जाता है। हॉट वाटर हल्का होता है, जिससे स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, वो लेयर में अरेंज हो स्तर में बढ़ जाता है, लेयर में अरेंज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन O2 की डिमांड रैपिड मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ जाती है। जो एनिमल हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते वह नीचे की लेयर में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक होती है। हॉट वाटर में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी हाई रेट की होती है। ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, NH3 तथा
हॉट वाटर में जमा हो जाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एनिमल व प्लांट लाइफ खतरे में पड़ जाती है। वह कंट्रोल पढ़ेंगे, कंट्रोल मेथड। जहाँ तक संभव हो बड़े टैंक बनने चाहिए, जिससे काफ़ी तादाद में हॉट जो इफ्लुएंसेस होते हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, जिससे एनिमल व प्लांट की लाइफ को खतरे से बचाया जा सकता है। जो थर्मल पोल्यूशन होता है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हॉट वाटर का यानी कि थर्मल इफेक्ट जो होता है का जो इफ़ेक्ट एनिमल्स पर, वहाँ पे जो कोई एनिमल लाइफ पर जो पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है कि एक तो ये जो उसका प्रतिकूल प्रभाव, एक तो ये हुआ कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, फिशेस के लार्वा हैं और बहुत से प्लैंकटन हैं जो टेम्परेचर स्ट्रोक के कारण मर जाते हैं। छोटे और जो पाइप से गुजरने वाले जो डेड ऑर्गेनिज्म पाइप को चोक कर देते हैं और मैकेनिकल इंजरी जाती है, जिसका प्रभाव भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। और जो छोटे आकार की मछलियाँ होती हैं वो सफोकेशन के कारण मर जाती हैं, और सफोकेशन के कारण उनके गिल्स चैम्बर पड़ने वाला प्रेशर होता है। पानी में छोड़े गए केमिकल्स पानी की टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं, जिससे जीवित प्राणियों की डेथ हो जाती है। पानी के हाई टेम्परेचर से सेलुलर फैट, प्रोटीन में कोगुलेशन इत्यादि होते हैं, जिसका प्रभाव सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर पड़ जाता है। और टेम्परेचर के बढ़ने से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी तब तक रहती जब तक कि ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता। टेम्परेचर का प्रभाव यदि पानी की सॉल्युबिलिटी पर पड़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी घटती है। और पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो O2 में बबल्स के रूप में जो रिलीज हुई, वही बबल्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। यह बबल्स सेल में फंसकर ऑक्सीजन के इनटेक को ब्लॉक करते हैं, और इस रोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस रोग को गैस बबल डिजीज़ कहा जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, और जब एक्वेटिक एनिमल में ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है तो वो थकने लगते हैं, और उसमें समय से पहले ही एग का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये कुछ वो थे जो एनिमल्स लाइफ पर पड़ते हैं। हॉट वाटर, क्योंकि जो हॉट वाटर हल्का होता है तो उससे स्ट्रेटिफिकेशन भी हो जाता है। जो पॉन्ड या किसी भी वाटर बॉडी की जो वाटर होता है उनमें लेयर्स दिखाई देने लगती हैं, उनका स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड रैपिड मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ जाती है। जो एनिमल हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते वो नीचे के लेयर में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक होती है। और हॉट एयर में ऑर्गेनिक एसिड भी अधिक होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो ज़्यादा होता है। और जहाँ तक से कंट्रोल की बात रही, वो जहाँ तक हम संभव होने चाहिए बड़े टैंक बनने चाहिए, जिससे काफ़ी तादाद में हॉट इफ्लुएंसेस को स्टोर किया जा सके और एनिमल था और प्लांट की लाइफ को खतरे से बचाया जा सके। अब हम नेक्स्ट टाइप का जो पॉल्यूशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? यह प्राकृतिक व मैन मेड दोनों प्रकार का हो सकता है। इस टाइप का जो पॉल्यूशन है ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। संसार के कुछ भागों में नेचुरल न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर नेचुरल न्यूक्लियर पॉल्यूशन होगा, जहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिपॉजिट, जहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, जैसे केरला बीच की में वर्ल्ड में सबसे अधिक ये डिपॉजिट होते हैं और ये नेचुरल न्यूक्लियर पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। थ्योरॉन जो होता है, थोरियम जो होता है और थोरियम जो होता है वो सबसे अधिक इकट्ठा होता है और नेचुरल न्यूक्लियर पॉल्यूशन का कारण बनता है। मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न न्यूक्लियर पॉल्यूशन के सोर्सेज में एटॉमिक पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज हैं,
वेपन्स टेस्टिंग इत्यादि इम्पॉर्टेंट हैं। इसके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। न्यूक्लियर पॉल्यूशन के फलस्वरूप एबनॉर्मल ग्रोथ तथा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसके फलस्वरूप जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो उसका जो ड्रॉबैक है वो म्यूटेशन का कॉज होना। म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करती हैं। मनुष्य के शरीर में 3 मुख्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रवेश करते हैं, जो C5-137 हो सकते हैं, स्ट्रोमियम हो सकता है 90 तथा आयोडीन 131 हो सकता है। तो प्रकार से जो रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन जो है, रेडियोधर्मी जैसे बोलते हैं, वो 2 प्रकार का है। एक मैन मेड भी है, नेचुरल भी है। जो नेचुरल जो होता है जहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें वो विघटित होते रहते हैं, तो उनसे जैसे थ्रोम्बियम है, ये है तो एक कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं, तो ये बॉडी में प्रवेश करके म्यूटेशन कॉज करते हैं। जैसे इसका जो मेन एग्जांपल है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 क्रमशः हिरोशिमा व नागासाकी में हुए थे। परमाणु बम के विस्फोट से लाखों मनुष्यों की जो मृत्यु तो हुई और उसमें बहुत से लोग अपंग भी हो गए, और वो बहुत से रोग उनकी संतान में भी उत्पन्न हुए। सबसे बड़ी बात होती है उनकी संतान में भी वो रोग उत्पन्न हुए। उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना रहता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक रहता है, कि म्यूटेशन कॉज करता है। अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए आरएनए प्रोटीन को प्रभावित कर देती है, और यूवी रेज के कारण जीरोडर्मा पिगमेंटेशन नामक स्किन डिजीज भी हो जाती है। और ये जो C5-137 है वो मेटाबॉलिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाता है। इसी प्रकार 26 अप्रैल 1986 में रूस में चेर्नोबिल स्थित परमाणु शक्ति केंद्र में मानवीय भूल के कारण ऐसे घातक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वातावरण में एंटर कर गए, जिससे बहुत से लोग हताहत हुए। तो इस प्रकार हमने ये आज सारे पॉल्यूशन पढ़े।